जो देश में अभी जो समस्या है इन तमाम बारे में विस्तार पूर्वक अपने बात रखेंगे। इसलिए मैं इस अधिवेशन को सफलता के लिए शुभकामना देना चाहता हूँ और आप सभी लोग इस सत्र के बाद जो प्रतिनिधि के रूप में बन के आए हैं वो यहाँ रहेंगे और दूसरा सत्र में हम लोग एक समावेशी सभी जिला से जो हम प्रतिनिधि लोग आए हैं, हमारी एक कोशिश होगी कि सभी जिला से हम समावेश करके एक टीम बनाए। इस टीम में हमारी जो सामाजिक संरचना है या मधेसी लोग हैं, खालू है, मुस्लिम है, खसारे हैं, दलित है, ये तमाम जो सामाजिक संरचना है उन सभी से हम प्रदेश कमेटी में जो हमारे योग्य सक्षम व्यक्तित्व है उनको हम समावेश करें और एक जुम्मनी प्रदेश कमेटी हम निर्माण करें। हम सबको मालूम है देश की राष्ट्रीय परिस्थिति अत्यंत संकट की ओर जा रहा है। यहाँ विभिन्न जो प्रवृत्ति के राजनीतिक पार्टी है अपने अपने प्रकार से राजनीति को आगे बढ़ाना चाह रहा है। हमारी यह उद्देश्य है, हमारी पार्टी का यह उद्देश्य है कि हमने जो मधेश विद्रोह के द्वारा, मधेश आंदोलन के द्वारा जो हमने अंतरिम संविधान देश का 2072 का संविधान में जो अधिकार हमारी स्थापित हुई है, मधेसी जनजाति, आदिवासी, दलित, महिला, मुस्लिम का जो अधिकार हमने प्राप्त किया है वो अधिकार हमारे सुरक्षित हो और संविधान के संशोधन के माध्यम से देश में राजनीतिक जो अधिकारी शक्ति है, क्रांतिकारी शक्ति है, उन सब के बीच में सहमति के माध्यम से जिस भी प्रकार से हो देश आगे की ओर जाए, देश अग्रगमन की ओर जाए, जनता के अधिकार को सुरक्षित करते हुए आगामी जो समय होगा उसमें हमारी अधिकार और स्थापित हो और ऐसे अवस्था में हमारे पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र यादव जी जो इस देश के राष्ट्रीय व्यक्तित्व है, जो अग्रगमन, जो आगामी राजनीति है, परिवर्तनकारी राजनीति है, जो समाजवादी राजनीति है, उस राजनीति के प्रणेता है, एक शीर्ष व्यक्तित्व है। तो हम आशा करते हैं कि हमारे आदरणीय अध्यक्ष नेपाल की जो कर्म संकट उन्मुख जो राजनीति है उनमें आगामी दिन में बहुत भूमिका करेंगे, देश के विकास देंगे। इन तमाम काम के लिए यह अधिवेशन सफल हो और एक क्रांतिकारी पार्टी का निर्माण हो। कहते हुए मैं आपको विदा होता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय देश, जय भारत। साथ ही हमारे पार्टी के नेतृत्व में एक टीम बना था वो राष्ट्रीय खेल में नॉमिनी राइडर्स के कैप्टन अहमद खान जी, उनके नेतृत्व में तो हम सफलता पाए हैं। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद पार्टी की ओर से देना चाहते हैं। धन्यवाद। हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशको इन्चार्ज आफ्नो शुभकामनाको मतलब राखिसक्नुभएको छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ र बाहिर बसेको सम्पूर्ण साथीहरू सबैजना भित्र आएर अब राष्ट्रिय अध्यक्षजीको चाहिँ कार्यलाई सुनिन चाहिँ विनम्र अनुरोध गर्दछु। अब कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेको छ। यसै क्रममा आजको यस कार्यक्रममा यो कार्यक्रम सफलताको शुभकामनाको मतलब राख्नको लागि जनता समाजवादी पार्टी नेपालका राष्ट्रिय अध्यक्ष आदरणीय नेता र हाम्रो अभिभावक उपेन्द्र यादवजीले चाहिँ आफ्नो शुभकामनाको मतलब राख्न चाहिँ विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशन के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष रामोदर यादव, पार्टी के महासचिव राम कुमार शर्मा जी, पार्टी के सचिव
सुरेंद्र मंडल जी लगाए पार्टी के केंद्रीय नेतागण और इस सभागार में उपस्थित सभी प्रतिनिधि और मित्र, सबसे पहले आपका यह अधिवेशन सफल हो, सफलतापूर्वक संपन्न हो और भविष्य में एक अच्छे नेतृत्वदायी समिति का निर्माण हो, इसकी मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज छैन राम्रो भएको छ। और आज नेपाल के इतिहास में सबसे कठिन दौर से आज मुल्क गुजर रहे हैं। राजनीतिक रूप से आज अनिश्चितता, अस्थिरता और दिशाहीनता की अवस्था है। आर्थिक रूप से अगर देखें तो नेपाल का आर्थिक वृद्धि दर घट करके बहुत नीचे आ गया है। गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई, ये तीन चीज ऊपर जाते जाते आसमान में को छू रही है। और बहुत सारे लोगों के मन में यह चिंता है कि अब क्या होगा, आगे क्या होने वाला है। बहुत सारे लोगों के मन में ये चिंता है कि अवस्था और न बिगड़ जाए, ऐसी स्थिति क्यों आई। इसके हम कई कारण देख रहे हैं। सबसे पहले राजनीतिक कारणों में से देखा जाए तो विगत में बहुत बड़ी बड़ी राजनीतिक परिवर्तन हुई। राजशाही धराशायी हुई, राजतंत्र का धराशायी हुआ, निरंकुश व्यवस्थाएं गई, बहुदल से गणतंत्र से। लेकिन इतनी परिवर्तन के बावजूद भी नेपाल के जो गरीब वर्ग हैं, जो मेहनतकश लोग हैं, हल जोतने वाला, ठेला चलाने वाला, परिश्रम करने वाला, उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। फिर यहाँ यह मुल्क कोई एक जाति का, एक भाषा और वेशभूषा का देश नहीं है। यहाँ कई धर्म, कई संस्कृति, कई वेशभूषा, कई भाषा भाषी, कई तरह के समुदाय के लोग रहते हैं। लेकिन आज से ही नहीं, सैकड़ों वर्ष से जो नेपाल में एक ही समुदाय का वर्चस्व, एक ही भाषा की वर्चस्व, एक ही संस्कृति की वर्चस्व रही और जो विविधताएं हैं
जैसे मधेसी समुदाय या आदिवासी जनजाति या दलित या महिलाएं या मुस्लिम या थारू या पिछड़ा वर्ग, कई तरह के जो समुदाय हैं, वेशभूषा और संस्कृति के लोग हैं, उन्हें सैकड़ों वर्ष से शासन सत्ता, उनकी न्यायोचित भागीदारी, उनकी भाषा और संस्कृति की मान्यता, उनके शक्ति और स्रोत में उनकी पहुंच होने नहीं है। गणतंत्र नेपाल मधेश विद्रोह के बाद थोड़ा सा जगह बना है, लेकिन आज के 2/3 से बड़ी जनसंख्या वाला समुदाय राष्ट्रीय शक्ति संरचना, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और भागीदारी नाम मात्र का है, इसे बहिष्कृत और वंचित कर दिया गया है, इन्हें सीमांतीकरण किया गया है। किसी भी देश में अगर 2/3 से अधिक जनसंख्या को अधिकार और अवसर से और न्याय से अगर वंचित किया जाए तो वह मुल्क ना तरक्की कर सकती है और ना वहां शांति और सुरक्षा संभव है। नेपाल में ये ऐतिहासिक गलती है। हम लोगों ने प्रयास किया कि संघीय गणतंत्र में इसका सुधार हुआ, कुछ तो सुधार हुआ भी है, लेकिन अभी भी समानुपातिक भागीदारी, अभी भी बहुभाषिक नीति, सभी भाषाओं की मान्यता, जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व और सभी की राष्ट्रीय पहचान की मान्यता अभी भी प्राप्त करना बाकी, अभी तक नहीं है। और जो प्रदेश की संरचना है वह संरचना भी गलत है, या जो मिली प्रदेश की संरचना भी गलत है। हम लोगों ने कहा था कि नवलपरासी से लेकर कंचनपुर तक इस भूभाग को एक प्रदेश बनाया जाए, ताकि यहाँ के लोग उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनकी पहचान, उनकी प्रतिनिधित्व का सुनिश्चित हो सके। लेकिन इसे ऐसे काट के उधर से काट करके उधर तोड़ यह तोड़ क्यों किया गया? यह राजा महेंद्र कालीन सोच है। राजा महेंद्र ने जिला बनाया, नवलपरासी जिला, इंडिया के बॉर्डर से चला गया उधर, ये लुम्बिनी अंचल बनाया, ले गया उधर से, ताकि इधर के लोगों के ऊपर हमेशा शासन और शोषण किया गया। इसलिए कल की संरचना, जिला की संरचना, अंचल की संरचना और विकास क्षेत्र की संरचना बनाई गई। उसी का नकल कांग्रेस कम्युनिस्टों ने किया और यहाँ के लोगों को सुशासन, स्वायत्ता, जनसंख्या के आधार पर भागीदारी, उनकी अपनी भाषा, संस्कृति की पहचान और मान्यता, इससे वंचित किया। यही नहीं, ऊपर पहाड़ में भी वहां के जनजातियों का हालत, दलितों की हालत, महिलाओं की हालत पूरी तरह से शोषित, उपेक्षित और वंचित। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि इस तरह का मुल्क जो अपने ही नागरिक को शासित और
अपने ही नागरिक को उपेक्षा और विभेद करता हो, उसे शासित मानता हो और उसे पर शोषण करता हो, वह देश न कभी स्थिर होगा न आर्थिक तरक्की कर सकती है। जो हालत है कल क्या काम राजा महाराजाओं ने किया, राणाओं ने किया, आज वही काम कांग्रेस कम्युनिस्टों ने किया। इसलिए जब तक सभी समुदाय, सभी वेशभूषा के संस्कृति के लोगों का उसके समानुपातिक और न्यायोचित भागीदारी नहीं होगी, उनका प्रतिनिधित्व नहीं होगा, उनके सत्ता, शक्ति और स्रोत साधन पर अधिकार नहीं होगा, जब तक राष्ट्र के द्वारा अपने ही लोगों का विभेद और असमानता का शासन उनके ऊपर करता रहेगा, तब तक देश की हालत सुधरने वाली नहीं है, कभी नहीं। और दूसरी कारण है कि बहुदलीय व्यवस्था आने के बाद करीब करीब 35 साल होने जा रहे हैं। इन 35 साल में किसने शासन किया? 35 साल में कुछ दिन राजा ज्ञानेंद्र ने सरकार अपने हाथ में ली, लेकिन पूरे 35 साल में कुछ ही समय को छोड़ के कांग्रेस कम्युनिस्टों की राज था। 35 साल में कांग्रेस कम्युनिस्टों ने क्या किया? क्या किसानों की समस्या का समाधान हुआ? क्या बेरोजगारी की समस्या समाधान हुई? क्या शिक्षा में कोई सुधार आया? क्या सरकारी अस्पतालों में अच्छी इलाज हुई? क्या किसानों को मल खाद का व्यवस्था हुआ? नहीं। 35 साल कम नहीं होता है। 35 साल पहले जो देश आर्थिक रूप से दरिद्र था, आज समृद्ध हो चुका है। 35 साल पहले जो सरकारी स्कूल में शिक्षा भी होती हो नहीं है, आज 35 साल पहले बना हुआ कई उद्योग कारखाने थी। आपके यहाँ बगल में बुटवल धागा कारखाना, दास खंडर, पूरब जाएंगे तो वहां चीन का, चाइना के सहयोग में बना हुआ भेलकुटी कागज कारखाना, उधर पूरब काली टायर कारखाना, कई कारखानाएं फैक्ट्री थी, हेटोड़ा सीमेंट कारखाना, करीब करीब 150 से ज्यादा फैक्ट्रियां, कारखानाएं जो मित्र राष्ट्रों के द्वारा बना के दिया गया नेपाल को, और 10 लाख लोग काम करते थे, उनकी रोजगारी चलती थी। ये 35 साल में क्या हुआ? सारे के सारा निजीकरण के नाम पर, उदारीकरण के नाम पर कांग्रेस कम्युनिस्टों ने इसे बेच दिया और सब खत्म हो गया, जिससे करोड़ों का राजस्व मिलता था। उद्योग धंधा कल कारखाना चौपट, सरकारी स्कूलों में शिक्षा चौपट, शिक्षा का व्यापारीकरण और माफियाकरण चल रहा है, स्वास्थ्य का प्राइवेटाइजेशन हो गया, गरीबों का इलाज नहीं। अरे 35 साल में एक मल का कारखाना खोल देता तो किसानों को मल खाद के लिए तो बॉर्डर पे डंडे नहीं खाना पड़ता। क्या हुआ? गरीबी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, देश की अर्थतंत्र चौपट हुई। और आज 35 साल के बाद अगर आज हम देखते हैं तो 70 लाख के आसपास युवा और युवती विदेशों में रोजगारी के लिए भटक,
70 लाख कम नहीं हुआ। और देश के अंदर क्या हुआ? महंगाई बढ़ी, काला बाजारियां बढ़ी, भ्रष्टाचार का बढ़ा, कमीशन तंत्र बढ़ा, लूट तंत्र बढ़ा, और सुरक्षा बढ़ी और न्याय बढ़ा। तो इस हालत में जो नई युवा पीढ़ी है उन्हें ऐसा लग रहा है कि नेपाल रहने लायक नहीं रहा, यहाँ कोई युवाओं का भविष्य नहीं है। यह सोचने लगा युवा, कब तक बर्दाश्त करता? हद हो गई। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, कमीशन बढ़ रहा है, अच्छी शिक्षा नहीं, रोजगार। तो युवा लोगों ने, खास करके नए युवा लोगों ने विद्रोह किया, और 2 ही दिन के विद्रोह में जो ये कह रहे थे हमारा 2/3 है, एक नेता आता था कहता था हम 5 बार प्रधानमंत्री बने, 7 बार बनेंगे। एक आता कहता 4 बार बने, कहता 3 बार बनेंगे। लेकिन बार बने, लेकिन किया क्या? काम एक भी बताइए तो इसने महत्वपूर्ण काम किया। और जब युवाओं का विद्रोह हुआ तो उनको भागने का रास्ता भी नहीं। कैसे शासन किया हुआ ही कैसे हालत? ये ऐसी हालत इसलिए हुई कि कांग्रेस कम्युनिस्टों ने देश जनता का शोषण किया, भ्रष्टाचार किया और देश को लूटने का काम किया। इसलिए यह विद्रोह हुआ। विद्रोह में कुछ गलत बात तो घुस के गलत काम किए भी होंगे, लेकिन वो प्रतिक्रिया ये 35 वर्षों की कांग्रेस कम्युनिस्ट की कुशासन का है। और आज ये नौबत आई है। इसका दोष जिसने 35 साल से शासन किया उसको लेना। युवाओं ने विद्रोह किया, भाई सुशासन दो, भाई भ्रष्टाचार नियंत्रण करो, आइए सोशल मीडिया जो अवरोध किए हो इसको खोल दो। कौन सा गलत काम कर? युवाओं ने क्या कहा कि भाई भ्रष्टाचार को रोको, सुशासन दो, और ये सामाजिक संजाल जो है इसको खुला करो। ये कौन सी गलत बात है? इसमें गलती कहां आई हो? सरकार को चाहिए था कि ये बात को तुरंत मान लेते, लेकिन हिमालय और कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने न्याय की बात को सुन नहीं सके, बर्दाश्त नहीं कर सके, कहा ठोक, और युवाओं का नरसंहार करना शुरू किया। लेकिन आज की परिस्थितियां बदल चुकी हैं। जब लोग और आगे बढ़े, कोई भागा, कोई भागने का रास्ता भी नहीं, और इनकी 2/3 की सरकार धराशायी हो गई। और जो नरसंहार हुआ उसकी पूरी जिम्मेवारी उस वक्त की सरकार को लेना होगा। जो जनता की धन और जन की जो क्षति हुई है, इसकी जिम्मेवारी भी उस वक्त की सरकार को लेना होगा और उसकी हरजान देनी होगी। सरकार जिम्मेवार होता है। सत्ता में रहने का ये मतलब नहीं कि आपको जो इच्छा लगे वो करोगे, सब लोग मान लेंगे। सरकार में बैठने का अर्थ है जिम्मेवारी लेना, लोगों की धन जन का सुरक्षा की जिम्मेवारी है, वो करने में असफल।
और आज अंतरिम सरकार बनी और चुनाव होने वाले हैं। हम भी कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता का प्रतिनिधि चाहिए सरकार। लोकतंत्र का क्या होगा? जनता का तंत्र, जनता की शासन, जनता के राज में जनता का प्रतिनिधि शासन कर सकता है। इसलिए चुनाव होना ही चाहिए। चुनाव का कोई विकल्प नहीं है। चुनाव के लिए अभी की सरकार को चाहिए कि चुनाव की वातावरण तैयार करें। अभी लोग भयभीत है, अभी भी लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने ही घर में। आज भी पुलिस प्रशासन जो सुरक्षा देने वाला है वह खुद भयभीत और निराश है। इस वातावरण को अंत करना होगा। चुनाव की वातावरण बनाए और चुनाव करवाए। ये दोनों दायित्व की सरकार है। और चुनाव से पहले हम लोग कहते हैं कि लोकतंत्र में न्यायिक प्रतिनिधित्व चाहिए। लोकतंत्र में सबसे बड़ी आधार है कि जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जनगणना की रिपोर्ट में और दफ्तर की जनगणना की रिपोर्ट में हम एक उदाहरण देते हैं कि ये जो तराई मधेश की भूभाग है, यहाँ की जनसंख्या 54% दिखाई दी। आज वास्तविकता ये है कि मेची से महाकाली तक तराई की जनसंख्या, तराई मधेश की जनसंख्या 60%, 14 नहीं 60 पहुंच चुकी है। कई तरह के तथ्यांकों से पुष्टि होती है। लेकिन हम पढ़ते हैं तो क्या है, उस 60 में आधी आबादी मधेसियों का है, दलितों का है, मुस्लिमों का, बहुत सारे समुदाय हैं। लेकिन राष्ट्रीय सभा है, आपने सुना देखा होगा, ऊपरी सदन क्या है? राष्ट्रीय सभा। राष्ट्रीय सभा में मधेसियों का कितनी प्रतिनिधित्व है? 59 में 5, 59 में 5, 10%। आपकी आबादी 50% है तो 50% होनी चाहिए ना, 10% क्यों? राष्ट्रीय सभा में हमारी भागीदारी केवल 5 आदमी है, उसमें 3 आदमी 10 पार्टी, बाकी सभी पार्टी मिलाकर केवल 2 है। क्यों? अगर ये मधेसी समुदाय नहीं होता तो 5 में तैयार होता हाँ? मधेसी समुदाय इसलिए 59 में 5 है, 3 10वां का है, 2 बाकी का। ये अन्याय है। हमारी जितनी जनसंख्या है उतनी प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय सभा में भी होनी चाहिए। महिलाओं के अनुपात में महिलाओं की जितनी प्रतिनिधित्व है, दलित की जितनी है, मुस्लिम की जितनी है, खसवाई की जितनी है, सबका न्यायोचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तब लोग साझेदारी हुई। ये 5-10% इतनी बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। अब हम अगर नीचे सदन में जाते हैं तो आपके यहाँ बैरवा में कितनी जनसंख्या पर एक सर्कल है? करीब लाख से ऊपर होगा। अगर आप थोड़ा दूर जाएंगे तो 5,000, 7,000, 8,000 में एक है।
तो जनसंख्या यहाँ की इस गोवा की 60% प्रतिनिधित्व भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। ये लोकतंत्र का नियम है दुनिया में। आप यहीं बगल में यूपी में जाएंगे तो यूपी से कितना एमपी होता है? 80। और सिक्किम से ये क्यों? जनसंख्या का। इसलिए जनसंख्या के आधार पर हमारा भागीदारी, हमारा भागीदारी हमारी जनसंख्या का। नंबर 2, हम लोगों ने आज भी कहा है, कल भी कहेंगे, आज भी कहेंगे, आने वाला दिन में नवलपरासी से नारायणी से लेकर महाकाली तक इस भूभाग को अलग प्रदेश बनाओ ताकि यहाँ के लोगों का अपना सुख प्राप्त हो सके। उधर जनजातियां लोग हैं, उनका प्रदेश दिया जाए ताकि वहां उनकी सुशासन तब न होगा। ये बनावट भी गलत है। संघीय संरचना प्रदेश के सुधारना होगा और इसे अधिकार संपन्न बनानी होगी। आज यहाँ प्रदेश सरकार है, कौन सा सरकार है? ना पुलिस है, तो ना कर्मचारी है, ना कानून है, ना अधिकार है, ना अदालत है। प्रदेश सरकार देख रहा है वहां पे चोरी हो रहा है तो चोर के पकड़ के अदालत तक लाने का उसका अधिकार है। ये कौन सा सरकार होता है? इसलिए प्रदेश को प्रदेश प्रहरी, प्रदेश प्रशासन, प्रदेश कानून का होना चाहिए और अधिकार संपन्न प्रदेश ही काम कर सकते। ये लोग कांग्रेस कम्युनिस्टों में हम लोगों ने हल्ला हंगामा किया था पार्लियामेंट में 2076 साल में। प्रहरी समाज आइन बना जिसके तहत ये पुलिस जो है प्रदेश को हस्तांतरण करना था। 76 आज 6 साल से ज्यादा हो गए, 7 वर्ष हुआ, लेकिन एक भी प्रदेश में पुलिस का हस्तांतरण नहीं किया कांग्रेस पक्ष ने। क्यों? क्योंकि ये लोग नहीं चाहता है कि संघीय प्रणाली आगे बढ़े, लोकतंत्र आगे बढ़े और गणतंत्र आगे बढ़े। ये नहीं चाहता कि जो इनके जो ताकत, इनकी जो सिंगरवार में जो ताकत है वो प्रदेशों में दिया जाए, ये नहीं चाहता। इसलिए अभी की व्यवस्था को बदलनी होगी, प्रदेश को अधिकार संपन्न बनाना होगा, जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व होगी। दूसरी और भी समस्याएं हैं हमारे देश में। महिलाओं को चुनाव लड़ने में बहुत कठिन है। दलित लोग जो दलित समुदाय से हैं वो भी प्रतिस्पर्धा में उनके लिए कठिनाई है, बहुत कम प्रतिशत है। तो प्रत्यक्ष में केवल वो समानुपातिक में जगह रखने से नहीं होगा, प्रत्यक्ष चुनाव में भी जैसे बहुत सारे मुल्क में है, भारत में भी है कि महिलाओं का और दलितों का अलग आरक्षित निर्वाचन से, ताकि दलित अपने आरक्षित क्षेत्र में लड़ेंगे, महिलाओं में लड़े और सब वोटर होगा तो महिलाओं और दलित का प्रतिनिधित्व है, न्याय प्रतिनिधित्व। ये जरूरी है। इसके साथ जरूरी है कि ये चुनाव कैसा चुनाव है? ये पैसे वालों का चुनाव है कि जनता का चुनाव? चुनाव में संसद में करोड़ों रुपया पानी का तौर आता है। एक पालिका में लड़ने के लिए भी काफी खर्च होता है और इतना महंगा चुनाव में जो किसान है, जो योग्य लोग हैं, लेकिन वहां पानी में वहां
ना पार्टी को 2 पैसा खर्च करना पड़े, ना उम्मीदवार को ही पैसा खर्च करना पड़े। ऐसा चुनाव प्रणाली दुनिया की 71 देशों में है। 71 देश में दुनिया की समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली है, जहां पैसे की काम नहीं होती है, ना पार्टी को ना उम्मीदवार, और चुनाव होता है, लोग जो जनता का सेवा करते हैं वो आगे जाते हैं। हमारे यहाँ कैसा पड़ा है, यहाँ पैसे का चुनाव के समय में देखिएगा वो आएगा कहां से, यही जनता को चूज करके जमा करेगा, फिर उसमें से थोड़ा सा फेंकेगा तो देश बनेगा। इस निर्वाचन प्रणाली से देश नहीं बनेगा। इसलिए निर्वाचन प्रणाली बदलो, संघीयता को मजबूत करो और जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व बढ़ाओ और विकास की बात करो। विकास में क्या है, यहाँ भेदभाव है। हमारी जनसंख्या 60% है, लेकिन विकास की वजह कितनी दी जाती है, 11%। 60% लोग रहने वाले जगह में जहां से 70% आमदनी हो, 11% बजट से कभी विकास नहीं हुआ। यही कारण है कि अतराई उर्वरा भूमि है, इतनी अच्छी उर्वरा भूमि होते हुए भी, इतना मेहनत करने वाले लोग होते हुए भी गरीबी और बेरोजगारी सबसे ज्यादा। यह राज्य की नीति के चलते हुआ, यह कांग्रेस के नीति के चलते हुआ दशा हुई। इसे बदलना है, इसे बदलने के लिए हमें आगे बढ़ना है और आने वाले दिन में हमें समानता के लिए, हमें अपनी न्यायोचित प्रतिनिधित्व के लिए, सबका समानुपातिक समावेशिता के लिए, समानुपातिक संतुलित विकास के लिए, अधिकार के लिए, विकास के लिए और प्रतिनिधित्व के लिए हमें फिर से संघर्ष करना होगा, संगठित होना होगा और संघर्ष करना होगा, फिर से लड़ना होगा। इसके लिए यह अधिवेशन अत्यंत महत्वपूर्ण घड़ी में हो रही है। अपने हक के लिए, न्याय के लिए और अपनी मुक्ति के लिए फिर से, जैसे हमने पिछले समय में लड़ा था, फिर से संघर्ष के लिए तैयार हो और आगे बढ़नी होगी। इन भेदभाव और समानता को खत्म करके सबके लिए बराबर का अवसर हो, सबों को बराबरी का हक मिले, सबको बराबर का अधिकार मिले, सबको बराबरी का साझेदारी और भागीदारी मिले, इसकी लड़ाई लड़नी है और आगे बढ़नी है। बस इतना करते हुए यह अधिवेशन सफल हो, इसकी शुभकामनाओं के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मातृभूमि। दर्शकवृन्द, अहिले हामी भैरवमा भएको सम्पूर्ण कार्यक्रमको गतिविधिको जानकारी राख्यौँ। हामी आगामी दिनमा पनि यहाँका सम्पूर्ण गतिविधिको जानकारी दिने नै छौँ। अहिलेलाई बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार, धन्यवाद। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेछौँ र यसपछि हाम्रो निर्वाचन सत्र सुरु हुन्छ र निर्वाचन सम्बन्धी केही निर्देशन दिनलाई निर्वाचनका अधिकृतलाई चाहिँ आफ्नो निर्देशन दिनलाई चाहिँ विनम्र अनुरोध गर्दछु। राष्ट्रवाद